Hello everyone, I am Pramod Sak and welcome to my YouTube channel Mac Learning Point. Today we are going to discuss thermodynamics from question number 226 to 240. So let's see question number 226. इसमें पूछा गया है द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड. तो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है वो ऑटो साइकिल को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं. ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल एज द हीट इज रिजेक्टेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. दिस साइकिल इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन फॉर इंटरनल कंबशन इंजन. तो इंटरनल कंबशन इंजन के लिए ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर. और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम और पर हीट रिजेक्शन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट एडिशन होता है. इसके अंदर क्या होती हैं, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं, और दो कौन सी होती हैं हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, या इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है. रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं दो. तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा पीवी डायग्राम बना हुआ है, ठीक है. तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई और ये कौन सी हो गई, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. इस तरीके से हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है. तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, ये एक बॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है, एक बॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है. तो ये हमारा इनलेट बॉल्व होता है और ये एग्जॉस्ट बॉल्व होता है. ये इनलेट बॉल्व हो गया और ये एग्जॉस्ट बॉल्व हो गया. अब यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में जब सक्शन होता है, यहाँ से सक्शन होगा, तो सक्शन की कंडीशन में क्या होगा, जो इनलेट बॉल्व है वो हमारा ओपन रहता है और एग्जॉस्ट बॉल्व क्लोज रहता है, ठीक है. तो जब इनलेट बॉल्व ओपन होता है तो कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, एयर प्लस में फ्यूल, तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो हमारा यहाँ से एंटर करता है. तो यहाँ पे अगर एक्चुअल साइकिल के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो सक्शन प्रोसेस कहलाती है. अगर एक्चुअल साइकिल अपन बनाएं इसके अंदर तो सक्शन प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक होगी, ये हमारी सक्शन प्रोसेस होती है. उसके बाद ये कंप्रेशन होता है, ठीक है. यहाँ से क्या होगा, सक्शन होगा जब ये इनलेट वाल्व ओपन हो रहेगा. तो जब सक्शन होगा तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन हमारा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा. पिस्टन जब नीचे की ओर जा रहा है तो कंप्लीटली जब सक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे जो पिस्टन है हमारा इस बॉटम डेड सेंटर पे पहुँच जाएगा, ठीक है. जब बॉटम डेड सेंटर पे पहुँच जाएगा तो यहाँ से ये जो इनलेट बॉल्व है वो क्लोज हो जाता है. उसके बाद क्या होगा, ये जो पिस्टन है हमारा ऊपर की ओर मूव करेगा. तो जब ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है. क्या होगा, कंप्रेशन. तो कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन में क्या होगा, ये टॉप डेड सेंटर की ओर जा रहा है तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा डिक्रीज करता है. तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ पे सक्शन प्रोसेस होती है, सक्शन होता है. इसके अंदर हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं. एक होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, और तीसरा होता है पावर स्ट्रोक, ठीक है, और फोर्थ होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ये 4 स्ट्रोक रहते हैं इसके अंदर. तो 4 स्ट्रोक में इस क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन होते हैं. 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन होते हैं. यहाँ पे ये सक्शन हो गया, ये कंप्रेशन, यहाँ पे हीट एडिशन होता है, ठीक है. हीट एडिशन के बाद हमें पावर मिलती है इस एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन में पावर मिलेगी, और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर. फिर से ये हीट रिजेक्शन होगा. तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये इनलेट हुआ, इनलेट हुआ, फिर ये पिस्टन हमारा नीचे की ओर जाता है, यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर पर पहुँच जाता है. तो वॉल्व हमारा क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जब ये टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर मूव करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों वॉल्व हमारे क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे. जब ये पिस्टन हमारा ऊपर पहुँचने वाला होता है, जस्ट टॉप डेड सेंटर पर पहुँचने वाला होता है, तो क्या होगा, यहाँ से ये स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट होता है. स्पार्क जनरेट होगा तो ये जो फ्यूल है इसके अंदर, फ्यूल हमारा क्या करने लगेगा, बर्न होने लगेगा, और उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा, ठीक है. हीट एडिशन किस कंडीशन में कराते हैं, हीट एडिशन हमारा होता है, ये जो पिस्टन जब हमारा
यहाँ टॉप डेड सेंटर पर पहुँच जाता है। ये हमारा टॉप डेड सेंटर है और ये बॉटम डेड सेंटर मान लिए, ठीक है। तो टॉप डेड सेंटर पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पे कुछ समय के लिए ये क्या करेगा, रुकता है, और उस समय वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए ये रुकेगा और उसके बाद ये नीचे की ओर मूव करता है, क्योंकि हमारा नीचे से ऊपर की ओर गया है। फिर ये इतनी इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करते समय अपन क्या करते हैं, हीट एडिशन करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन करा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कराएंगे। तो यहाँ टॉप डेड सेंटर से फिर क्या करेगा, ये नीचे की ओर मूव करेगा पिस्टन। तो इस समय क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये टेम्परेचर हमारा T1 से T2 पे पहुँच गया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। कैसा एक्सपेंशन है ये, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। जब ये यहाँ पर नीचे पहुँच जाएगा बॉटम डेड सेंटर पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉल्व हमारा ओपन हो जाएगा। और जब ये बॉल्व ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, फिर ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। तो यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो हमारी बाहर की ओर निकल जाती हैं। और इस समय क्या हो रहा है, हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये PV डायग्राम हो गया और ये TS डायग्राम है। अब इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - T3/T4। T3 हमारा ये वाला टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, और T4 ये वाला टेम्परेचर है, ठीक है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के एंड में जो टेम्परेचर है वो हमारा T4 है। तो यहाँ पे ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लिखना है तो 1 - 1/R⁻⁻1। तो यहाँ पे ये जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या होता है, V1/V2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब P(V⁴ = कांस्टेंट, ठीक है। अगर इससे अपन देखें, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे टेम्परेचर T2/T1 क्या आएगा, V1/V2⁻⁻1, ठीक है। ये Γ-1 आएगा। तो यहाँ पे T1/T2 की जगह क्या आ जाएगा, V2/V1। और V2/V1 क्या होता है हमारा, ये कंप्रेशन रेशियो होता है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R⁻Γ-1, ठीक है। तो ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी ऑटो साइकिल के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। 226 का हो जाएगा ऑटो साइकिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, ठीक है। तो एयर रेफ्रिजरेटर मतलब क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पूछा गया है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल किस पे वर्क करता है, तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारा वर्क करता है तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल और जूल साइकिल और बेल-कोलिमन साइकिल। तो ये इस तरीके से हमारा इसका सिस्टमेटिक डायग्राम होता है। यहाँ पे ये कंप्रेसर होता है, ये एयर कूलर है, ये पे है एक्सपेंडर और ये है केबिन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ केबिन से जो एयर है, एयर हमारी कंप्रेसर के अंदर एंटर करती है। तो कंप्रेसर के अंदर जब एंटर करेगी तो उस एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस कराएंगे। उसके बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये PV डायग्राम के अंदर और TS डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। 1 से 2 प्रोसेस में हमने इसको कंप्रेस कराया। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। एयर कूलर यहाँ पे किसका काम करता है, कंडेंसर का काम करते हैं। उस एयर को क्या करता है, ठंडा करने का काम कर रहा है यहाँ पे। तो 2 से 3 प्रोसेस इसके अंदर हो जाएगा हमारा हीट रिजेक्शन। और हीट रिजेक्शन जो हो रहा है इसके अंदर वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। ये देखिए 2 से 3 प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर है। और 3 से 4 में जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एयर हमारी एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। एक्सपेंड कर रही है तो फिर से टेम्परेचर T3 से T4 पर आ रहा है, मतलब टेम्परेचर फिर से डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे एयर हमारी एक्सपेंड हो रही है। और एयर एक्सपेंड करने के बाद फिर से कहाँ जाएगी, ये केबिन के अंदर जाएगी। और उसका जो टेम्परेचर है वो पहले टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। और फिर से हीट को ये क्या करेगा, पिकअप करेगा यहाँ केबिन से, और फिर इसको आगे भेजेंगे कंप्रेसर के अंदर। फिर से कंप्रेस होगी और फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर क्या होता है, या जूल साइकिल कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसके अंदर 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और यहाँ पे हीट रिजेक्ट होती है।
तो कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पर ही यहाँ पे क्या होती है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है केबिन के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है इसके अंदर और ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये होता है हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या जूल साइकिल। अगर ये आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। अगर आपको इसका डिटेल डिस्कशन देखना है तो उसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड जूल साइकिल। इसको रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 228। इसमें पूछा गया है द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज इक्वल टू। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितनी होती है ऑटो साइकिल की, 1 - 1/r⁻⁴ γ-1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 229। रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो रैंकाइन साइकिल के अंदर कितनी प्रोसेस होती हैं, 4 प्रोसेस होती हैं। देखते हैं रैंकाइन साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे ये रैंकाइन साइकिल का सिस्टमेटिक डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे जो रैंकाइन साइकिल होता है वो हमारा एक आइडियल साइकिल होता है, किसके लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए। स्टीम पावर प्लांट के लिए एक आइडियल साइकिल होता है, ठीक है। ये जो रैंकाइन साइकिल होता है उसके ऊपर स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है, या फिर थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो हमारे रैंकाइन साइकिल पर वर्क करते हैं और इसी को हम कहते हैं स्टीम पावर प्लांट। तो यहाँ से 1 से 2 प्रोसेस में क्या होता है, 1 से 2 प्रोसेस में यहाँ से ये वाटर है, वाटर हमारा बॉयलर के अंदर जाता है। बॉयलर के अंदर क्या होगा, हीट सप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने से ये क्या होगा, जो वाटर है, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उस स्टीम को हम क्या भेजते हैं, फिर टरबाइन के अंदर भेजते हैं। टरबाइन के अंदर वो क्या करती है, स्टीम एक्सपेंड होती है हमारी। ये जो एक्सपेंशन है वो कैसा एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे टरबाइन के अंदर क्या कराते हैं, हम उसको एक्सपेंड कराते हैं और उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर जब कम हो जाता है फिर उसको हम कहाँ भेजेंगे, कंडेंसर के अंदर भेजते हैं। कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्ट होती है। कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्ट होती है, तो हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट हो रही है और यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन हो रहा है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो हमारी कौन सी वाली प्रोसेस है, बॉयलर के अंदर वाली, ये वाली प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो हीट एडिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। और यहाँ पे ये कंडेंसर है, तो इसके अंदर जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो 4 से 1 प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो वाटर है उसको फिर से कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करके कहाँ भेजेंगे, बॉयलर के अंदर भेजते हैं, ठीक है। और फिर से वही प्रोसेस चलती रहती है। तो ये होता है हमारा रैंकाइन साइकिल। इसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे दी गई है। एफिशिएंसी होती है H1 माइनस में H2 अपॉन में H1 माइनस H4, ठीक है। तो ये जो एफिशिएंसी का डेरिवेशन है वो यहाँ पे नहीं देखेंगे हम लोग, बस रैंकाइन साइकिल के बारे में इतना समझ लीजिए। अभी आगे अगर क्वेश्चन आता है तो उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 230। इसमें पूछा गया है रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ ए गैस पावर साइकिल इज गिवन एज द रेशियो ऑफ। रिलेटिव एफिशिएंसी याद रख लेना, रिलेटिव एफिशिएंसी को एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। तो एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो इसको एफिशिएंसी रेशियो या रिलेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ रैंकाइन साइकिल एंड रिलेटिव एफिशिएंसी। द रिलेटिव एफिशिएंसी इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी रेशियो। तो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल प्लांट थर्मल एफिशिएंसी अपॉन में रैंकाइन साइकिल थर्मल एफिशिएंसी। रैंकाइन साइकिल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसा पूछा जाता है कि कार्नोट साइकिल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सा साइकिल है, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, रैंकाइन साइकिल। तो यहाँ पे एफिशिएंसी एक्चुअल एफिशिएंसी होगी और रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी ये हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 231। इसमें पूछा गया है इट इज प्रपोज टू मेक ए डायरेक्ट हीट टू वर्क कन्वर्टर
out of an elementary system which absorbs heat while doing isothermal work exactly equal to the heat absorbed, thereby keeping internal energy constant। तो इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखा गया है और जो वर्क है वो कौन सा हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू होता है डी यू डेल डब्ल्यू, डी यू प्लस में डेल डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पर जो डी यू है वो क्या हो जाएगा, सी बी डी टी, सी बी डी टी से टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो हो गई। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब जीरो है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट हो रही है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट हो रही है तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, ये हमारा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहाँ से एक हीट इंजन है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से अपन क्या कर रहे हैं, हीट को रिसीव कर रहे हैं, ये क्यू हो गई। इसको डायरेक्टली अगर वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टोटल हीट रिसीव्ड है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ लॉसेज ज़रूर होंगे, तो वो हमारे हीट लॉस के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो जाती है और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट हमने रिसीव की है उसको वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये होता है हमारा सेकेंड लॉ। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसके अंदर कांस्टेंट बोल रहा है, जीरो बोल रहा है, लेकिन सेकेंड लॉ को ये वायलेट कर रहा है, तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सवेल्स थर्मोडाइनमिक रिलेशन आर एप्लीकेबल टू, मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशन कौन से होते हैं, द मैक्सवेल रिलेशन बी ऑब्टेन्ड बाई प्रोसेसिंग यू, ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी के द्वारा हम मैक्सवेल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। बी बिगिन विद द राइटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू होता है डेल क्यू माइनस में पी डी वी। तो हम जानते हैं जो डेल क्यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है, डी एस, तो यहाँ से डेल क्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, टी डी एस, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ये बन जाएगी डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस में पी डी वी। ठीक है, तो इट इज़ क्लियरली सजेस्टेड द फंक्शन रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन क्या आएगा, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन में डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू में डी एस प्लस में डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इंटू में डी वी। ठीक है, टू डिफरेंशियल फॉर्म्स इट फॉलोज दैट, तो यहाँ दो डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं, इनसे हमें पता चलता है डेल यू ओवर डेल एस इक्वल टू टी और डेल यू ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू है माइनस पी। तो यूलर क्राइटेरिया के द्वारा अगर निकालते हैं तो यूलर क्राइटेरिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगर कभी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ यूलर क्राइटेरिया से ये क्या आता है, डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे मैक्सवेल रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन का जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं, अगर कोई सिस्टम कैसा है, केमिकली सिस्टम कैसा है, केमिकली इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, केमिकली इक्विलिब्रियम में है तो हम मैक्सवेल रिलेशन का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ई है, केमिकल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 233, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, एन इंजन वर्किंग बिटवीन पॉजिटिव टेम्परेचर्स कैन बी ए हीट पंप, कैन नॉट बी ए हीट पंप, मस्ट बी ए हीट पंप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैन नॉट बी ए हीट पंप कैसे, अगर कोई सिस्टम है पॉजिटिव टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, ऐसे ये हमारा क्या है, इंजन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ही बोल रहा है वो, ए इंजन इज वर्किंग, इंजन वर्क कर रहा है। और इंजन जो वर्क करता है हमारा किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ हाई टेम्परेचर से हम हीट को लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर्स हो गए, तो यहाँ से हम इंजन के अंदर क्या करते हैं, हीट को रिसीव करते हैं और उसमें से सम
अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट मिलता है हमें, और बाकी जो हीट है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हीट इंजन। लेकिन हम जो हीट पंप है, हीट पंप के अंदर क्या करते हैं, इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ लो टेम्परेचर से हीट को रिसीव करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर से हीट को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर से हीट को रिसीव करते हैं और हाई टेम्परेचर की ओर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्क इनपुट देना पड़ता है, तो ये सिस्टम हीट पंप की तरह काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन पॉजिटिव टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेटर हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर है, तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं हम, यहाँ लो टेम्परेचर से हीट को रिसीव करते हैं और हाई टेम्परेचर की ओर भेजते हैं, और इसमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो ये T1 टेम्परेचर हो गया, ये T2 टेम्परेचर हो गया, इस तरीके से हमारा सिस्टम रहता है। इसके अंदर क्या होता है, वर्क इनपुट देना पड़ता है सिस्टम को, ये सिस्टम को हमें वर्क देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन पंप वर्क इनटू वर्क रिजर्वायर, पंप वर्क इनटू वर्क रिजर्वायर। तो पंप वर्क हमें मिलता है वर्क रिजर्वायर की ओर, तो ऐसा नहीं होता है। कैन पंप वर्क इनटू वर्क रिजर्वायर विद फ्रिक्शन लेस मशीन, पंप वर्क होता है वर्क रिजर्वायर की ओर जब हमारा जो सिस्टम है, मशीन है, वो फ्रिक्शन लेस है। तो ऐसा नहीं होता है, पंप हमें वर्क देना पड़ता है इसके अंदर, तो मस्ट टेक वर्क आउट ऑफ द वर्क रिजर्वायर। तो ये वर्क रिजर्वायर से हम वर्क लेते हैं और सिस्टम के अंदर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 235। इसमें पूछा गया है थर्मल पावर प्लांट वर्क ऑन। तो थर्मल पावर प्लांट किस पे के ऊपर वर्क करते हैं, हमारे रैंकाइन साइकिल के ऊपर, ठीक है, ये याद रखना आपको। थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल के ऊपर वर्क करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इरिवर्सिबल साइकिल, तो इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल साइकिल है, ये पूछा गया है। कार्नोट साइकिल हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल ये भी रिवर्सिबल साइकिल होता है, एरिक्सन साइकिल ये भी हमारा रिवर्सिबल साइकिल होता है। तो देख लेते हैं स्टर्लिंग और एरिक्सन साइकिल। ये है स्टर्लिंग साइकिल, इसके अंदर क्या होता है, दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं और दो रिवर्सिबल आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं। दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं, दो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती हैं, ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आती है, एफिशिएंसी हमारी क्या आ रही है, T1 माइनस में T2 अपन में T1। और कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी आती है वो भी हमारी क्या आती है, T1 माइनस में T2 अपॉन में T1, ठीक है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर आती है, कार्नोट साइकिल के बराबर ही है। ये जो साइकिल है वो भी हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, कार्नोट साइकिल भी हमारा रिवर्सिबल साइकिल है। तो ये हम कार्नोट थ्योरम से देख चुके हैं कि कोई भी अगर रिवर्सिबल इंजन है तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो रिवर्सिबल इंजन के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये इंजन भी रिवर्सिबल है और कार्नोट साइकिल भी रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है। तो इसकी दोनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। यहाँ पे एरिक्सन साइकिल है, एरिक्सन साइकिल में क्या होता है, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं और दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे दो प्रेशर प्रोसेस होंगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरिक्सन साइकिल। इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी हमारी कितनी आती है, ये T1 माइनस T2 अपन में T1 या 1 माइनस T2 अपन में T1। तो ये एफिशिएंसी भी हमारी किसके बराबर है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर है। तो कार्नोट साइकिल, एरिक्सन साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल, इन तीनों की जो एफिशिएंसी है वो बराबर होती है, और तीनों जो साइकिल हैं वो रिवर्सिबल साइकिल होते हैं, तो इसलिए तीनों की एफिशिएंसी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तीनों ही हमारे क्या हैं, रिवर्सिबल साइकिल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 237। इसमें पूछा गया है ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेस। तो ऑटो साइकिल में हम लोग देख चुके हैं, ऑटो साइकिल में क्या होती हैं, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 238। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये एफिशिएंसी क्या होती है, T1 माइनस में T2 अपॉन में T1, ये टेम्परेचर्स पर डिपेंड कर रही है एफिशिएंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 239 में
फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर सेम हीट एडेड। तो हीट एडिशन भी सेम है और कंप्रेशन रेशियो भी सेम है। तो उसके लिए पूछा गया है ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट। तो देखते हैं सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो सेम दिया गया है और हीट एडिशन भी सेम दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये है हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम, और इधर है टीएस डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 ये वाला जो साइकिल है वो हमारा कौन सा है, ऑटो साइकिल है। और यहीं पे 1 2 3 डैश और 4 डैश ये जो साइकिल है वो डीजल साइकिल है। डीजल साइकिल के अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं। ठीक है, ऑटो साइकिल के अंदर क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई, और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गई ये। ठीक है, और इसके अंदर एक और साइकिल है, ये हमारा डुअल साइकिल है, ये प्रोसेस है। और ये यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फिर ये कांस्टेंट प्रेशर, और फिर ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये है हमारा डुअल साइकिल। ठीक है, तीनों के लिए कंपैरिजन देखेंगे हम यहाँ पे। और इधर टीएस डायग्राम में अगर देखते हैं तो टीएस डायग्राम में ये यहाँ से देखते हैं, ये है साइकिल हमारा, ये इस तरीके से, ये है ऑटो साइकिल है। इसके बाद ये डीजल साइकिल हो गया, यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये वाला डीजल साइकिल हो गया। और इसके बाद है डुअल साइकिल, तो ये डुअल साइकिल है हमारा, यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाला डुअल साइकिल है। तो अब इसके अंदर अगर टीएस डायग्राम से हम अपन देखते हैं, टीएस डायग्राम से क्या है, जो एरिया है तीनों का, जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि हीट एडिशन क्या दिया गया है यहाँ पे, सेम दिया गया है, हीट एडिशन सेम दिया गया है। तो इन तीनों का जो एरिया रहेगा इस टीएस डायग्राम के अंदर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ से हम देखते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 2 3 डैश और ये 6 डैश। तो ये क्या हो गया इसका, ये टोटल एरिया हो गया। तो ये क्या कहलाएगी इसके लिए, हीट एडिशन। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, इसके एरिया के बराबर, 5 2 3 डबल डैश 6 डबल डैश। ठीक है, और डुअल साइकिल के लिए क्या हो, ये डुअल साइकिल के लिए हो गया। और डीजल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 5 2 3 और 6, ये डीजल साइकिल के लिए। तो इन सभी का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए जो हीट एडिशन है, हीट एडिशन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, हीट एडिशन सेम है सभी के लिए। ठीक है, तो इसलिए एरिया सेम रहेगा। अब और कंप्रेशन रेशियो तीनों के लिए सेम है, तो यहाँ से ये कंप्रेशन हो गया, सभी में कंप्रेशन हमारा यहीं से हो रहा है, 1 से 2, और फिर 2 के बाद ये 2 से 3 हीट एडिशन यहाँ पे, और फिर ये हीट रिजेक्शन। तो यहाँ से देखेंगे हम पीवी डायग्राम से, जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल हमारा ये है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में ये इसका हीट रिजेक्शन है। तो एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन में हीट एडिशन। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, हीट एडिशन माइनस में हीट रिजेक्शन। तो ये वर्क डन हो गया हमारा, और नीचे क्या है, हीट एडिशन। हीट एडिशन हमारा सेम है, तो हीट एडिशन सेम है। अगर जिसमें हीट रिजेक्शन कम होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑटो साइकिल के अंदर हीट रिजेक्शन ये हो रहा है, और जो डुअल साइकिल है, डुअल साइकिल के अंदर हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, यहाँ से 1 से 4 डबल डैश। तो ये हीट एडिशन रिजेक्शन हो रहा है डुअल साइकिल के अंदर। और डीजल साइकिल के अंदर जो हीट रिजेक्शन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, 1 से 4 डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये ऑटो साइकिल के लिए सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, फिर किसके लिए रहेगी, एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, और इसके बाद सबसे कम रहेगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हमारी ऑटो साइकिल की रहेगी। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो सेम है, तो यहाँ पे
ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किसके लिए मैक्सिमम होगी? रिवर्सिबल इंजन के लिए, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा सभी इंजन से ज़्यादा होती है और 100% भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।